हेलो स्टूडेंट्स। ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाया गया है, बहुत ही सराहनीय पहल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में आज मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजऋषि महाविद्यालय अलवर से सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता एवं उसका संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत से प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, बायो और एक डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लिविंग्स यानी कि जीवित वस्तुएं, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न जातियां। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है कि बहुत सी जातियां जब किसी एक निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर पाई जाती है तो हम उसे कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत सी तरह की स्पीसीज हैं, जातियां हैं जो एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, और वो भी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से यानी कि मनुष्य के क्रियाकलापों से ये बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती जा रही है। तो इसके संरक्षण, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सभी की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ऐसे ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये होता है 5 जून को, जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी देखिए आप, कितने टाइप के प्राणी, वनस्पति आप देख रहे हैं। तो अलग अलग तरह की जातियां इस धरती पर, इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं। इन सब से मिलकर के बनता है बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की हैं, जैव विविधता कितने प्रकार की होती हैं, ये डाइवर्सिटी या विविधता कितने प्रकार की हैं। नंबर 1, आनुवांशिक जैव विविधता, यानी कि एक ही जाति के जो बहुत सारे प्राणी हैं, एक ही जाति के, जैसे हम हमारी बात करें ह्यूमंस में, तो अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं, यानी कि उनमें जीनों का अंतर होता है, इसीलिए वो अलग अलग होते हैं। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उनमें जीनों में अंतर है। तो जीनों में इस डिफरेंस के कारण ही जो विविधता उनमें आ गई है, उसको हम कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। यानी कि ये हमेशा एक ही जाति के जीवों में पाई जाएंगी, एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाती है। इसको नस्ल और उपजाति से प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये ज़्यादा डिफरेंस है तो उपजातियाँ बन जाती हैं, नस्ल बन जाती हैं। अब दूसरा प्रकार है जातीय विविधता। जातीय विविधता यानी कि
अलग अलग जातियों का, जैसे एक जाति मनुष्य है, दूसरी जाति कैट है, बिल्ली है, तीसरी कुत्ता है, शेर है, गिलहरी है, तो ये सब अलग अलग जाति हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की संख्या को हम जातीय विविधता कहते हैं। समझ में आया? जातीय विविधता। तो आपसे वो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब एक ही प्रजाति के अंदर कौन सी विविधता पाई जाती है, तो आप लिख देंगे आनुवंशिक विविधता। और अलग अलग जातियों के बीच में कौन सी विविधता पाई जाएगी? जातीय विविधता। लेकिन अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब आपने देखा है पारिस्थितिकी तंत्र, जानते हो पारिस्थितिकी तंत्र? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जिसके अंदर जैविक और अजैविक घटकों के बीच में क्रियाकलाप होता रहता है, अंतर क्रियाएं होती रहती हैं, उसको कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। अब अगर आप देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, कुछ स्थलीय है, कहीं जंगल है, कहीं पर आप देख रहे हैं कि बर्फ़ वाले एरिया पे हैं। तो इन पारिस्थितिकी तंत्रों में जो विविधताएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो जैव विविधता कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हो गई। आनुवंशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता, जिस पे आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जैव विविधता नष्ट होने के कारण, मैंने आपको शुरू में कहा कि जैव विविधता है जो नष्ट हो रही है, या कौन कौन से कारण है जो जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं, ये क्या कारण हैं? तो चार मुख्य कारण बताए हैं। इनको हमने बोला है द एविल क्वार्टेट, और यही आपसे पूछे जाते हैं एविल क्वार्टेट किससे संबंधित है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा जैव विविधता को नष्ट करने वाले कारकों से। कितने कारक इसमें आते हैं? 4 कारक आते हैं। लेकिन इन चारों में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण और पहले नंबर पे कौन सा कारण है जो बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने का प्रमुख कारण बना हुआ है? इसमें सबसे पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आवासों का क्षरण और उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। अब आप जानते हैं हैबिटेट या आवास क्या होता है? जहाँ पर कोई जीव रहता है। आप देखते हैं जंगल, फॉरेस्ट, बहुत से जीवों का आवास है, लेकिन आजकल जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। जब ये जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो इनमें मिलने वाले सारे जीव जंतु भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के नष्ट होने का महत्वपूर्ण कारण हुआ आवासों का समाप्त हो जाना या उनके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हमारे काम के लिए जो चीज़ें हैं उनका उपयोग से भी ज़्यादा उपयोग करना। यानी कि जैसे हमारे घर में कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, हमें पसंद नहीं आ रहे, हमने उन्हें हटा के हम चाहते हैं कि दूसरा दरवाज़ा लगवा लें या दूसरी अलमीरा बनवा लें। उन सब के लिए जो लकड़ी आएगी वो कहाँ से आएगी? जंगल से आएगी। यानी कि जब हमारी नीड, आवश्यकता लालच में बदलने लग जाती है तो हम किसी भी चीज़ का उपयोगिता से ज़्यादा उपयोग करने लग जाते हैं, और उसको ही हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो यह है दूसरा महत्वपूर्ण कारण। तीसरा क्या है? एलियन स्पीसीज और इन्वेजन, यानी कि कोई भी जब विदेशी जाति हमारी नेटिव यानी कि स्थानीय जातियों में मिल जाती है तो वो स्थानीय जातियों को समाप्त कर देती है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यानी कि विदेशी जातियां आती हैं तो हमारी स्वदेशी जातियों को नष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। और चौथा कारण होता है को एक्सटिंक्शन, यानी कि एक जाति
जो दूसरी पर निर्भर है। अगर वो पहले वाली जाति नष्ट हो जाएगी तो जो उस पर निर्भर है वो भी नष्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, को एक्सटिंक्शन। तो जैव विविधता के नष्ट होने के मुख्य कारण कितने हो गए, 4, जिसमें पहला कारण है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण और चौथा है को एक्सटिंक्शन। अब आप देखें, इसके बाद जैव विविधता नष्ट होने के कारण तो हमने बता दिए। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, जैव विविधता को बचाया कैसे जाए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जो सुझाई गई हैं। तो देखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए हम दो मुख्य विधियों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण अभी आपको दिखा देते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है कि जो जीव खतरे में है, भाई खतरे में, सपोज हम मान लें कि टाइगर है जो खतरे में है कि ये जंगलों में नहीं बच पाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम जंगल में ही ऐसे कठोर नियम बना दें कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, या फिर दूसरा तरीका है कि वहाँ से उस शेर को उठा के हम जू में रख दें, चिड़ियाघर में रख दें, तो वहाँ बच जाएगा। तो अगर हम वहीं पे ही उसको सुरक्षा प्रदान कर दें जंगल में ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन या स्वस्थान संरक्षण। और आपने देखा कि भाई वहाँ ये नहीं बच पाएगा, तो वहाँ से उठा के अगर मैं इसको जू में रख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन, या किसी दूसरे स्थान पे उसका संरक्षण दिया जाना। तो कौन कौन से तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, इसमें आप देखें। सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब स्वस्थानीय संरक्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब उत्स्थाने या एक्सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक, जर्म बैंक, ये सब आएंगी, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आप देखें, ये देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन क्या है। यह संकटग्रस्त जैविक विविधता को संरक्षित करने की विधि है। जो भी जाति खतरे में है उसको बचाने की या उसको संरक्षित करने की एक विधि है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है कि जो जाति खतरे में है उसको उसके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में या मानव निर्मित पर्यावरण तंत्र में वहाँ की जैविक अजैविक संपदा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि वहीं पे ही नियमों को कठोर बना करके सुरक्षा प्रदान की जाती है। या तो नेशनल पार्क हम उसको डिक्लेयर कर दें तो वहाँ पर कोई उसका शिकार नहीं कर पाएगा, आखेट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार का संरक्षण जैव विविधता युक्त पारिस्थितिक तंत्र में भी किया जाता है। यानी कि सीधी बात है कि स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है कि किसी भी खतरे वाले जीव को उसके वास्तविक स्थान पर ही सुरक्षा प्रदान करना। अब जिसमें मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव जंतु वनस्पति के साथ साथ
ऐतिहासिक स्मारकों का भी संरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिलकर के किया जाता है। समझ में आई बात आपको कि भाई इन वहाँ के लोगों को भी मिलाया जाता है उसके संरक्षण के लिए, और वनस्पति जीव जंतु के साथ साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप देख सकते हैं ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में? इंडिया में पहले तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व थे, लेकिन अभी ये 5 बायोस्फीयर रिजर्व और जोड़े गए हैं, जिसमें रिसेंट 18 नंबर पे है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को अभी जोड़ा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में कितने भाग होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं। एक सबसे सेंटर वाला कोर एरिया होता है जिसमें कोई भी मानव जनित एक्टिविटी नहीं होती है। उसके जस्ट बाहर वाला हिस्सा होता है बफर जोन, उसके अंदर केवल शैक्षिक गतिविधियां ही अलाउ की जाती है। और उसके बाहर ट्रांजिशन जोन तीसरा होता है, ट्रांजिशन जोन, जिसके अंदर केवल टूरिज़्म सेलेक्टेड, यानी कि जो भी हम टूरिज़्म वगैरह करना चाहें, कुछ सेलेक्टेड ग्रेजिंग पशुओं का चारण किया जा सकता है, सूखी हुई लकड़ियों को लिया जा सकता है, ये लिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने भागों में बटा होता है? 3, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और ट्रांजिशन क्षेत्र। फिर पूछा जाता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में? अभी वर्तमान में 18 हो गए हैं, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। असम में आप देखिएगा मानस है, काजीरंगा है, अरुणाचल में नौकरेक है, डिब्रू सिकोवा है। तो ये नंबरिंग आप देख सकते हैं और मैप के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो स्वस्थानीय संरक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि भी है। अब बायोडाइवर्सिटी के स्वस्थानीय संरक्षण में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, संतप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट क्या होते हैं? यानी कि भूमि अर्थ के वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता और एंडेमिज्म उपस्थित होता है, उन्हें हम कहते हैं हॉट स्पॉट। ऐसे प्राकृतिक स्थल तथा पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ जैविक अजैविक घटकों की सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, लेकिन मानव जनित या अन्य कारणों से उस जैव विविधता के नष्ट होने एवं विलुप्त होने का खतरा होता है। भाई इतनी विविधताएं हैं, लेकिन मानव के क्रियाकलापों से वो खत्म हो सकती है, तो उसे संरक्षण देने के लिए उन्हें क्या घोषित कर दिए जाते हैं? संतप्त स्थल। उनके संरक्षण के उद्देश्य से संकटपूर्ण स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं, जिन्हें संतप्त या तप्त स्थल कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं संतप्त स्थलों में पाई जाती है। इसका संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन हेतु बहुत ही आवश्यक है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता है उनको बचाना बहुत ज़रूरी है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। पहले विश्व में 25 ऐसे हॉट स्पॉट बनाए गए थे और भारत में 2 हॉट स्पॉट थे, पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ये कितने हो गए हैं? 34 हॉट स्पॉट हो गए हैं और भारत में हो गए हैं 3 हॉट स्पॉट। पहले कितने थे? 2, और अब हो गए हैं 3 हॉट स्पॉट भारत के अंदर हो गए हैं, जिन्हें मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, एक हॉट स्पॉट है पूरा हिमालय, भारत का एक पूरा हिमालय है, इसको बना दिया गया है एक हॉट स्पॉट। दूसरा हॉट स्पॉट है इंडो बर्मा, जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा आ रहा है और बर्मा भी आ रहा है।
ये दूसरा हॉट स्पॉट है भारत में। तीसरा हॉट स्पॉट है इंडो श्रीलंका। कौन सा है? इंडो श्रीलंका, जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों शामिल किए गए हैं। इंडिया का वेस्टर्न घाट, मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा मेंढकों की प्रजाति पाई जाती है, यानी कि एम्फीबियन की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है। तो ये दूसरा है हॉट स्पॉट, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब तीसरा देखिए, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क ऐसे जैव विविधता या पारिस्थितिकी संरक्षण क्षेत्र होते हैं जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और उसमें ऐसे ऐसे नियम, पर्यावरण संरक्षण के नियम होते हैं कि अगर कोई भी वनस्पति या जीव जंतुओं को इन नेशनल पार्क निर्धारित क्षेत्रों में कोई हानि पहुंचाता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे नेशनल पार्क है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अभी 2 ही नेशनल पार्क डिक्लेयर हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अभी मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को भी मंजूरी मिल गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसको भी अभी नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुआ है, इसको भी नेशनल पार्क बनाए जाने की बात चल रही है। ये देखिएगा, नेशनल पार्क, अभी क्वेश्चन आता है इस पे कि कितने नेशनल पार्क हैं भारत में। अभी वर्तमान में भारत में 104 नेशनल पार्क है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है, एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट। राज्य का केवल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ही यहाँ जाने की अनुमति होती है, या उसी के अधीन ये सब कुछ होता है कि वहाँ क्या क्रियाकलाप हो सकते हैं। और ये कितना एरिया कवर करता है पूछेगा बहुत से एग्ज़ाम्स में कि इंडिया में नेशनल पार्क में कितना एरिया आता है, 1.23%, जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वो केवल 1.23% पार्ट पर ही नेशनल पार्क डिक्लेयर है। इन जुलाई 2020 असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अपग्रेड डैहिंग पटकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में अभी किसने डिक्लेयर किया है इसको? असम गवर्नमेंट ने। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसको डिक्लेयर कर दिया है किसमें? नेशनल पार्क में। राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जो मेनली किसको बचाने पे काम करती है? वाइल्ड लाइफ को। और इस पे पूरा नियंत्रण किसका होगा? राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। जैसे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं? राजस्थान की अगर मैं बात करूं, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आप देख सकते हैं सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, तो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य है। बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अभी? 543, यानी 543। और आप देख रहे हैं कि ये कितना एरिया कवर करती है? 3.62%, जबकि नेशनल पार्क है जो 1.23% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया को कवर कर रही है ये। तो आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में अंतर समझ में आ गया है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है, वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा। वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है, और वहाँ पूरे पर्यावरण तंत्र को संरक्षण प्रदान किया जाता है, और यहाँ मुख्यतः वाइल्ड लाइफ के संरक्षण को ही बढ़ावा दिया जाता है। अब आपकी आती है एक्स-सिटू कंजर्वेशन। लेकिन एक्स-सिटू कंजर्वेशन से पहले मैं आपको सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में और बता देता हूँ। सैक्रेड ग्रूव्स आप देखें, जो हमने बात की थी सैक्रेड ग्रूव्स, ये वाला सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है कि ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं ये, यानी कि जिनके प्रति आस्था होती है लोगों की। तो आप देखते हैं कि जहाँ धार्मिक क्षेत्र होते हैं
वहाँ लोग जीव जंतु और वनस्पति को नष्ट नहीं करते हैं, वो खुद उन्हें बचाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे पुष्कर झील है, इसको हम सैक्रेड लेक बोलते हैं। पुष्कर झील में कोई भी जैसे कोई मतलब उसमें जीव जंतु है, सबको ही लोग क्या करते हैं, पूज्य मानते हैं, अच्छा मानते हैं। कोई गंदगी उसमें डालने से 10 बार सोचते हैं। तो अगर धार्मिक आस्था वाली जगहों को हम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो भी जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी आपकी जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, जिसमें अब हम बात करते हैं बहिर्स्थानीय संरक्षण या ex-situ संरक्षण। आजकल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। यानी कि आप जानते हैं संकटग्रस्त जातियाँ, जो संरक्षण की विधि में संकटग्रस्त जातियाँ उनके प्राकृतिक आवास में अगर उनका बचाव संभव नहीं है तो हम उन्हें वहाँ से हटा करके मानव निर्मित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में संरक्षित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी देश में उस देश की संकटग्रस्त जाति का बीज, परागण, जर्मप्लाज्म, स्पोर, ऊतक संवर्धन आदि के द्वारा संरक्षण या शोध तथा अध्ययन किया जाता है। यानी कि भाई हमने कहा कि जैसे टाइगर है समाप्त हो जाएगा, तो उनके मेल टाइगर के स्पर्म और उनके ओवा को हम जीन बैंक में, स्पर्म बैंक में, ओवा बैंक में बचा के हम रख लें। कभी ख़त्म हो जाएं तो हम उनसे दोबारा उनको उत्पन्न कर सकें। इसमें मनुष्य वैज्ञानिक तकनीकी तथा उपकरणों का उपयोग करके क्लोनिंग के द्वारा, यानी हूबहू बना देना उसको, जीन के जनन द्रव्य संरक्षण बैंक से, परागण और स्पोर बैंक, ऊतक संवर्धन आदि के माध्यम से जीवों के अस्तित्व की हम रक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी तकनीक्स हैं जो क्या हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत बहुत आवश्यक भी है और इनकी पालना भी करनी है। तो आज का जो ये टॉपिक जैव विविधता एवं उसका संरक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना कि केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों के लिए, हमारे यानी कि दैनिक जीवन के लिए भी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी संतुलित और संरक्षित बना रहे तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम किसी अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।